वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम है अंजनी पाठक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर। इस अस्पताल के बाहर से आज मैं आप सभी को एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर शायद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे संविधान में जो समानता की बात की गई है वो देश के एक हिस्से के लिए एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक आपको दृश्य दिखाएं। आपको मेरे पीछे बहुत से लोग दिखाई दे रहे होंगे। वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस तरीके से खुले आसमान के नीचे क्यों सोए हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये लोग खुद देंगे। आइए इनसे ही जानते हैं इनकी इस स्थिति के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? एमडी राशिद आलम। कहाँ से आए हैं आप? बिहार, पूर्णिया जिला। तो यहाँ पे आप इस तरीके से खुले आसमान के नीचे बेडशीट बिछा करके क्यों सोए हुए हैं? मेरी भांजी की ऑपरेशन है। कहाँ पे? और एम्स हॉस्पिटल में। क्या हुआ है उन्हें? दिल में छेद है। दिल में छेद है उन्हें? हाँ। तो कब है ऑपरेशन? वो फरवरी का टाइम दिया है, 1.5 महीना से तक पड़ा हूँ। आप इस जगह पे पिछले 1.5 महीने से हैं और दिल्ली सरकार हो या बिहार सरकार हो, उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिली है? कुछ नहीं। मतलब आपके भांजी के सीने में छेद है, दिल में छेद है, आप उनके इलाज के लिए यहाँ पे आए हो और आपको कोई मदद नहीं मिल रही। फरवरी का टाइम दिया है। मतलब आज से पिछले अगले 4 से 5 महीने के बाद आपकी भांजी का इलाज होगा। तो अगले 4 से 5 महीने में आप क्या करोगे? 5 महीने के बाद आना है ऑपरेशन के लिए। तो आप 1.5 महीने से यहाँ पे हो, तो आप 1.5 महीने में घर नहीं गए? नहीं, 1.5 महीने से घर नहीं गया हूँ। 1.5 महीने से दवाई वाई दे रहा है, जाँच उच हुआ है, तो टाइम दिया है फरवरी का। तो आखिरी बार डॉक्टर से कब मिले थे आप? वो क्या कहते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख और आज हो गया है 27 तारीख। तो पिछले आप 7-8 मतलब 7-9 दिनों से यहीं पे हो। हाँ। तो यहाँ पे क्यों हो आप? मतलब अब 18 तारीख को आप डॉक्टर से मिले थे, उसके बाद आप घर भी तो जा सकते थे। जाएंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को जाओगे तो 4 तारीख आने में तो कम से कम 1 हफ्ते का समय है। तब तक है वहीं पे। अभी किराया भी चाहिए ना, किराया का पैसा तो होना चाहिए ना। 1.5 महीना से तो बैठा हूँ, 1.5 महीना से तो बैठा हूँ, तो कोई पैसा तो है नहीं। आप लोग जरा ये बात सोचिए, बिहार में चुनाव है, अक्टूबर में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में जो बिहार की जनता है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके हित के लिए क्या कर रही है, सोचने वाली बात है। ये हमारे भाई जो हैं पिछले 1.5 महीने से इसी तरह इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। सरकार इनके लिए क्या कर रही है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। कौन है आपके यहाँ के सांसद? वो मेरा जिले से। हाँ, वही अभी पप्पू यादव ये चल रहा है। पप्पू यादव जो है वो आपके यहाँ के सांसद है। और विधायक कौन है? विधायक वही मोदी जो करता ना, वही है बस। किस पार्टी से? भाजपा से विधायक? क्या नाम है उनका? भाजपा वही राहुल गांधी साहब। आपके जो विधायक है उनका नाम पूछ रहा हूँ मैं। इसका नाम नहीं मालूम। ठीक है, किस पार्टी से हैं? वही सोनिया गांधी या राहुल गांधी से। चलिए ठीक है, जिस पार्टी से भी हो। तो आपने आप पूर्णिया से हैं, आपके विधायक और सांसद अभी जो भी हो आपके यहाँ के सांसद, जैसे आपने बताया पप्पू यादव जी हैं, तो आपने अपनी भांजी के इलाज के लिए उनसे मदद नहीं मांगी? पप्पू यादव से मांगे थे मदद, तो उसने बोला ठीक है जाइए, जो होगा हमसे करेंगे। अभी तक कुछ किया नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक तरफ पप्पू यादव ये दावा करते हैं कि वो हर दिन हजारों लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली मदद हो, पैरवी के तौर पे मदद हो, चाहे किसी भी तरीके से मदद हो। वो ये दावा करते हैं कि मैं रोज़ बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से एक नौजवान यहाँ पे अपनी भांजी के इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर पिछले 1.5 महीने से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। मैं पप्पू यादव से ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस नौजवान की सूध ली है? और ये जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा कि सरकार हमें हमारी सुविधाओं से वंचित ना करे। ऐसे में पूर्णिया जिले से एक नौजवान आकर के यहाँ पे 1.5 महीने से बैठा हुआ है, सरकार इसकी सूध नहीं ले रही। जो चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर के समय में, आप सरकार से अपनी क्या मांगे रखते हैं? हर चीज़ की सुविधा चाहिए। जैसे बिहार में बहुत चीज़ की कमी है, हर चीज़ कमी है। रोड नहीं है, सरकार क्या हॉस्पिटल सही से नहीं है, पढ़ाई नहीं है तो स्कूल नहीं है, हर चीज़ की सुविधा चाहिए। अगर बिहार में पूर्णिया जिला में अगर इलाज अच्छा हो तो हम दिल्ली तो नहीं आते, 1.5 महीना से तक पड़े नहीं रहते। घर में फैमिली है, बच्चा है, हर चीज़ है। हर चीज़ को छोड़ के 2 महीने 2.5 महीने से तक पड़े हुए हैं। अभी फरवरी का टाइम दिया है, वहाँ से भी अब 5 तारीख को गाँव जाएंगे,
परमानेंट रिटर्न आएंगे, इसके बीच में कुछ भी हो जाए पेशेंट को तो इसका कोई जिम्मेदारी नहीं। देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार को दिया जाता है। उस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे और रोजगार जैसे जो बजट में पैसे हैं उसमें शामिल रहती है। लेकिन स्वास्थ्य का जो पैसा है वो स्वास्थ्य विभाग पे खर्चा नहीं किया जाता। अगर वो खर्चा किया जाता तो बिहार के जो लोग हैं इलाज के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके दिल्ली नहीं आते, इस खुले आसमान के नीचे बैठते नहीं। इन्हें नहीं पता कि आने वाले समय में इनकी भांजी के साथ क्या होगा, कितना समय लगेगा उसके इलाज में, वो किस तरीके से ठीक होगी, कितना खर्चा आएगा। ये सुविधाएं अगर इन्हें इनके ज़िले में मिले, पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव अगर इन्हें इनके घर पे ही प्रोवाइड करवाएं तो ये लोग कभी नहीं आएंगे। इन्हें कोई शौक़ नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों के बड़ी बड़ी इमारतों के बालकनी में बैठ करके हम अक्सर बिहार को कोसते हैं, बिहार के लोगों को गालियाँ देते हैं कि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, वो हाइजीन तरीके से नहीं रहते। सर ये मजबूर हैं, इनकी सरकार इनकी सुध नहीं लेती, इनकी सरकार इनसे नहीं पूछती है कि आप किस हाल में हैं। अगर ये इनकी सरकार इनसे पूछती तो शायद ये यहाँ पे नहीं बैठे होते। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम कहीं से भी हों, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे गुजरात से हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनका दुख दर्द समझें। इनका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। इनकी सरकार ने इनको इनके हाल पे छोड़ रखा है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मिराज अली। कहाँ से आए हैं आप? छपरा जिला सारण। छपरा जिला से आए हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पे हमारे लड़के का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। हो गया ऑपरेशन? हो गया है। क्या हुआ था उन्हें? हार्ट में उसका नस जो है आउट और इन एक साथ ही है दोनों। तो छपरा से पटना तो बहुत नज़दीक है, तो आपने पटना में इलाज क्यों नहीं करवाया? पटना में एम्स में 1 हफ्ता भर्ती था मेरा लड़का, वहाँ पे हो नहीं पाया, सुविधा नहीं है वहाँ पे। तो मैं PMCH लेके गया वहाँ पे, तो हमको वहाँ से धक्का मार के भगा दिया गया। भर्ती PMCH से आपको भगा दिया गया? बिल्कुल धक्का मार के बाहर कर दिया गया हमें। ऐसा क्यों? खाली हम इतना पूछे कि रीजन क्या है कि आप भर्ती लेने का मना कर रहे हैं, तो हमको वहाँ से ऐसे छाती पे हाथ पे धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तो फिर मैं अपने बच्चे को लिया, एम्बुलेंस में ही था, ऑक्सीजन पे था मेरा बच्चा। फिर लेके गया टाटा मेमोरियल है वहीं पे, उसमें लेके गया, कोई बताया मेरे को, उसमें लेके गया तो वहाँ पे बोले कि हमारे पास जो है बेड खाली नहीं ICU में, और बच्चे को ICU की ज़रूरत है। फिर एक मैडम आई, बोली कि ये आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बचने वाला है ही नहीं, आप लेके जाइए, फालतू में यहाँ पे लेके भीड़ मत लगाइए। मैं दिखा रहा था इसको रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ छत्तीसगढ़, श्री सत्य साई संस्था हॉस्पिटल है। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, बिहार के लोग बिहार की सरकार चुनते हैं। अभी बिहार के सांसदों के बल पे केंद्र की सरकार टिकी हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन बिहार का एक आम व्यक्ति अपने बेटे के इलाज के लिए मुजफ्फरपुर से छपरा, छपरा से पटना, पटना में भी इलाज ना हुआ तो उसे लेकर के छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आज वो दिल्ली में। यहाँ पे कितने दिनों से आप यहाँ पे हो? हम यहाँ पे दिसंबर से आए हुए हैं, पिछला साल दिसंबर में आए थे, तो लाइन वाइन लगा। उसके बाद से जो है कि 3-4 महीना प्रोसेस हुआ पूरा जांच का। उसके बाद हमको हमेशा आप 15 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, ऐसे करते 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 ये टाइम हो गया, तब जाके मेरे को ऑपरेशन का वो लिए। 1 साल से, लगभग 1 सालों से ये दिल्ली में डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। इनका कसूर बस इतना है कि ये बिहार के रहने वाले हैं, छपरा के रहने वाले हैं। छपरा में इलाज नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं हुआ, पटना में इलाज नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी इलाज नहीं हुआ। खैर छत्तीसगढ़ तो अलग स्टेट ही हो गया, तो उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। मुझे ये कहते हुए बड़ा शर्म आ रहा है कि मैं खुद एक बिहारी हूँ, और लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि फ़क्र करो, स्लोगन दिया जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। सर कैसे भारी पड़े हम? हमें तो हमारी सरकार ने हमें लाचार छोड़ दिया है। ये पूरे बिहार की यही स्थिति है। इन्हें कोई शौक़ नहीं है इस विजयादशमी के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, अपने लोगों से दूर इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए। इन्हें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का, लेकिन ये मजबूर हैं क्योंकि इनकी सरकार ने, उस सरकार की पॉलिसी ने जात के नाम पे इनको बांट करके इनको मूलभूत सुविधाओं से दूर कर रखा है। ये मजबूर हैं कि ये हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके दिल्ली में आते हैं और यहाँ पे मूलभूत सुविधा इलाज के लिए, आप समझ रहे हो, पटना जैसे शहर में, बिहार की जो राजधानी है, वहाँ पे भी अपना इलाज नहीं करवा पाते, और ये कह रहे हैं कि PMCH से इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ये कहाँ से सही है? ये किसी भी एंगल से अगर इसको देखा जाए तो ये सही नहीं। ये इनका तकलीफ़ है, इनका दर्द है, शायद कोई समझ नहीं पाएगा। एक बिहारी ही एक बिहारी की तकलीफ़ समझ पाएगा।
मैं एक बिहारी हूँ, इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही मदद कर सकता हूँ कि इनकी आवाज़ को उठा सकूँ। राजीव प्रताप रूडी जो हैं छपरा के बीजेपी से सांसद हैं, तो आपने उनसे डिमांड नहीं करा अपने बच्चे के इलाज के लिए? मैं 2-3 आदमी से बात किया था, तो उन लोग बोला कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, दौड़ धूप करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, इससे अच्छा हो कि आप ऐसा जगह बात करो जहाँ प्रोग्रेस हो तो जाए। आप लोगों ने तो वोट दे के चुना है उन्हें, फिर भी आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई नहीं। चुनाव आने वाले हैं, बिहार में क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा जो है, हमारा पटना में एम्स है और एक दो जगह हमारे पीएम साहब बोले थे कि हम एम्स खोल रहे हैं, तो उस एम्स का क्या करेंगे हम जिसमें सुविधा ही नहीं? क्या मतलब है उस एम्स का? जैसे दिल्ली में सुविधा है वैसे अगर पटना में दिया जाए तो हम क्यों दिल्ली आएंगे? ये सवाल सोचने वाली है कि अगर इन्हें अपने क्षेत्र में सुविधाएं मिले, इन्हें कोई शौक नहीं है ना सरकार यहाँ पे आने के लिए। मैं प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं ये सुविधा प्रदान करवा पा रहे हो? इन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं होती है, बिहार में इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या लगता है क्यों नहीं दे पा रही सरकार आपको ये सुविधाएं? सर बोल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम उतना शिक्षित है नहीं, लेकिन आदमी बाहर में रहते रहते इतना तो जानता है कि हमारे को ये मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी मतलब कि इतना हाई लेवल पे लूट मचा हुआ है बिहार के अंदर कि कहाँ नहीं जा सकता। कहीं भी जाइए तो जैसे कि आज भी हमारा सीटा का घर है, 2025 आ गया, अभी भी हमारा सीटा का घर है। तो बहुत बार हम कोशिश किए जैसे कि ये आवास के लिए, तो पिछला कौन सा महीना था याद नहीं हमको, तो उसमें फार्म भरा जा रहा था बीच में अभी, तो उसमें हम फार्म भरवाए तो उसमें हमसे 1000 रुपया लिया गया आवास। आवास योजना के लिए आपसे पैसे मांगे गए ताकि आपकी आवास योजना को पास किया जा सके। हाँ, अभी तक वो पास होगा कि नहीं कुछ पता नहीं। एक तो सरकार कोई पॉलिसी बनाती नहीं है बिहार के लोगों के लिए, और भूले भटके कोई पॉलिसी बना भी देती है तो उस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए जब आम जनता जाती है सरकारी बाबू लोगों के पास, तो वो उनके योजनाओं को पास करने के लिए इनसे पैसे की डिमांड करते हैं। इस तरीके की लूट खसोट मची हुई है बिहार में। ये बिहार कैसे सुधरेगा? देश की ये बिहार की जो हालत है देश के बाकी लोगों तक आए दिन पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के लोगों को तंग किया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। प्रधानमंत्री इतने पावरफुल हैं, इतनी बड़ी संसद में उनके पास संख्या है, बट इसके बावजूद भी वो बिहार के लिए उन्होंने आज तक एक मीटिंग नहीं की कि बिहार की इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। बिहार के लोग मजबूर हैं। ये सवाल इनके अंदर हर दिन गूंजता है कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ये खुद जिम्मेदार है या ये सरकार जिम्मेदार है? आप लोग ज़रूर ये हमें कमेंट में बताएं। और आपकी जो भी हैसियत हो, आपके आसपास कोई बिहार के लोग दिखे तो आपसे एक उम्मीद है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, बिहार के लोगों को समझें, उनकी तकलीफ़ों को समझें। आए दिन देश के अनेक हिस्सों से कुछ वीडियो सामने आते हैं जिसमें बिहार के लोगों को गाली दी जाती है। महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, वहाँ से वीडियो सामने आते हैं जिसमें बिहार के लोगों को गाली दी जाती है, उन्हें मारा जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि तुम अपने स्टेट बिहार वापस भाग जाओ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, गुजरात से देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, मैं उन मराठी लोगों से पूछना चाहता हूँ, गुजराती लोगों से पूछना चाहता हूँ कि गुजरात से या महाराष्ट्र से या पंजाब से बिहार के लोगों को भगाने वाले आप कौन होते हो? आप एक चीज़ नोटिस करना, आप जब चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई के बड़े बड़े शहरों के बड़ी बड़ी इमारतों में जहाँ पे आप रहते हो, जब आप अपनी इमारत से बाहर निकलो तो गार्ड से पूछना कि वो कहाँ है, कहाँ से है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो गार्ड यही कहेगा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जब आप किसी कैब में ट्रैवल करो, जब आप रैपिडो पर ट्रैवल करो, तो आप उस रैपिडो वाले से पूछना कि आप कहाँ से हो। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% जो रैपिडो वाले होंगे, जो कैब वाले होंगे, वो बिहार के होंगे। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। दिल्ली से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन दिल्ली वालों से ये पूछना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा उनको, विजयदशमी आ गई है, आने वाले दिनों में दिवाली भी आएगी। जब दिवाली आएगी तो आपको साफ़ सफाई करने के लिए या अपने मकान की मरम्मत के लिए, रंगाई पुताई के लिए आपको कारीगरों की ज़रूरत होगी। जब आप कारीगर बुलाएं तो आप उनसे पूछना कि भाई साहब आप कहाँ से हो। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 80 से 85% जो कारीगर होंगे वो बिहार के होंगे। सर, ये बताने का मेरा मकसद ये था कि बिहार के लोग जब देश के अन्य हिस्सों में काम करने के लिए जाते हैं
तो वो आपके मकान पे कब्जा करने के लिए नहीं जाते हैं, आपके रोज़गार पे कब्जा करने नहीं जाते हैं। वो चौकीदारी से लेकर के, रंगाई पुताई से लेकर के, रिक्शा चलाने से लेकर के, सब्जी बेचने से लेकर के, ये छोटे मोटे काम करते हैं ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि ऑटो चलाने जैसा जो एक छोटा सा रोज़गार है, उनके लिए बिहार में वह भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी उन्हें अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर हैं। बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मोदी सरकार हो, सबने बिहार के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। इन बिहार के लोगों को कोई शौक़ नहीं है कि वो एम्स अस्पताल के बाहर आकर के इस तरीके से रात गुजारें और महीनों महीनों यहाँ पे पड़े रहें। गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, ये लोग इसी तरीके यहाँ से बैठे रहते हैं, क्योंकि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे गुजरात के लोग ये बिहार के लोगों को मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपने यहाँ वापस चले जाओ। मैं गुजरात के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं। जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी गुजरात के ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो वो उस स्टेट के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, बजट देते हैं, पैसे देते हैं, रोज़गार के नए अवसर देते हैं, फैक्ट्रियाँ देते हैं, शिक्षा की सुविधाएं देते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री जब बिहार जाते हैं तो वो अपनी रैलियों में ये कहते हैं कि अजी हमने तो बिहार से सीधा गुजरात के लिए नई ट्रेन शुरू कर दी है ताकि गुजरात के लोग बिहार के लोग डायरेक्टली एक ही ट्रेन में बैठकर गुजरात जा सके। दरअसल उनके कहने का मतलब ये होता है कि बिहार के लोग मजदूरी के लिए बने हैं और मैंने बिहार के मजदूरों के लिए एक नई ट्रेन की व्यवस्था की है, तो बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाएं। जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के हैं और देश के प्रधानमंत्री ही एक नई ट्रेन की सुविधा देकर के बिहार के लोगों को गुजरात आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें बिहार में रोज़गार ना दे करके गुजरात, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो गुजरात के लोगों को ये कोई हक नहीं बनता कि बिहार के लोगों को गुजरात से भागने के लिए मजबूर करें। ये सवाल सोचने वाला है, ये सवाल बहुत दर्दनाक है। यह सवाल दिल को झकझोर देता है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इन्हें अपने परिवार से दूर आना पड़ता है। इन्हें कोई शौक़ नहीं है विजयादशमी जैसे त्यौहार के इतना नज़दीक है और ये अपने घर से दूर रहें। इन्हें कोई शौक़ नहीं है इस तरीके से भरी गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठने का, लेकिन ये मजबूर है। ना प्रधानमंत्री इनकी सुनेंगे, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे। सुनेगा तो कौन? भगवान। भगवान कब इनका साथ देगा कोई ठीक नहीं है। इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। कौन इनकी सुध लेगा? कोई नहीं। सवाल अनेक हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा। बिहार के लोगों को खुद ही ये जवाब ढूंढना होगा। उन्हें अपनी तकदीर का फैसला खुद ही करना होगा। अब वो किस तरीके से करते हैं ये उनके ऊपर है। धन्यवाद।